हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम कक्षा 10 हिंदी पाठ 4 भारतीय संस्कृति के अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं। तो आप सामने देख सकते हो कि हमने कितना अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चंस की संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, जितने भी उनके नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं सबका लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी हम आपको दिखाएंगे, प्रत्येक गद्यांश का बारी बारी से दिखाएंगे और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज इस वर्ष के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम पहले अभ्यास प्रश्न खोल लेते हैं और उसके बाद प्रत्येक गद्यांश को दिखाते हैं और उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं अभ्यास प्रश्न पर। यहाँ आप देख सकते हो गद्यांश दिया गया है। तो पहले एक बार हम गद्यांश की व्याख्या यहाँ पर आपको समझा देंगे, उसके बाद फिर हम आपको उस गद्यांश की व्याख्या चल करके दिखाएंगे जो हमने लिखा है कॉपी पर। ठीक है, उसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। और यहाँ पर देखो, रेखांकित अंश यहाँ से यहाँ तक दिया है। ठीक, रेखांकित अंश यहाँ से यहाँ तक दिया है। पता नहीं, हमने आपको इतने की तो व्याख्या बता दिया, लेकिन पता लगा एग्जाम में यहाँ से यहाँ तक दे दिया रेखांकित अंश, तब आप लोग क्या करोगे? इसके लिए हम आपको ये बताना चाहते हैं इसकी पूरी व्याख्या, ताकि रेखांकित अंश कहीं से भी दे आप एग्जाम में कर पाओ। ठीक, देखो, अगर असम की पहाड़ियों में वर्ष में 300 इंच वर्षा मिलेगी तो जैसलमेर की तप्त भूमि भी मिलेगी जहां साल में 2-4 इंच भी वर्षा नहीं होती। देखो, यहाँ पर हम लिखेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं, भारत की विभिन्नताओं के बारे में वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं कि भारत में ऐसी ऐसी विचित्र स्थान है, ऐसे ऐसे विचित्र जगहें हैं, जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो असम राज्य की पहाड़ियों में बहुत ही ज़्यादा वर्षा होती है, जबकि जैसलमेर की ऐसी भूमि है जहाँ पर साल में तनिक भी वर्षा नहीं होती। ठीक है, यानी कि ऐसा कोई अन्य नहीं जो यहाँ उत्पन्न ना किया जाता हो, यानी भारत में ऐसा कोई अन्य नहीं जो उत्पन्न ना हो, ऐसा कोई फल नहीं जो भारत की भूमि पर पैदा ना किया जा सके, ऐसा कोई खनिज पदार्थ नहीं है जो भारत माता में, यानी भारत माता की जमीन पर भूगर्भ में ना पाया जाता हो, यानी जो पृथ्वी पर मौजूद ना हो। ठीक, और ना कोई ऐसा वृक्ष अथवा जानवर है जो यहाँ फैले हुए जंगल में ना मिले। ठीक है, यानी कि भारत जो है सभी गुणों में संपन्न है, सर्व गुणों में संपन्न है, अर्थात भारत में किसी भी चीज की कमी नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ये वर्णन करते हुए कह रहे हैं। ठीक है, यदि इस सिद्धांत को देखना हो कि आब हवा का असर इंसान के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है, तो उसका जीता जागता सबूत भारत में बसने वाले अलग अलग प्रांतों के लोग देते हैं। इसका मतलब क्या है भैया? आब हवा मतलब इस परिवेश का असर जो है किसी भी व्यक्ति के रहन सहन, खान पान और वेशभूषा पर किस तरीके से पड़ता है, इस सब का पूरा सबूत भारत में बसने वाले अलग अलग राज्यों के लोग देते हैं। ठीक, तो अब इसका देखो, यहाँ पर 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा, उपर्युक्त गद्यांश में असम और जैसलमेर की वर्षा के विषय में क्या बताया गया है। अब अगर मान लो कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, तब इसे कैसे करना है, इसके लिए हमने आपको बहुत ही सुंदर सुंदर नोट्स बनाकर दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ये नोट्स आपको मिलेगी, PDF फाइल इसकी मिलेगी हमारी वेबसाइट पर। ठीक है, वाटरमार्क सहित इसकी PDF फाइल आपको मिल जाएगी। जैसे देखो, यहाँ पर हमने सबसे पहले आपको बता दें कि बोर्ड एग्जाम में आपको कैसे करना है। अगर यही वाला गद्यांश आता है तो शुरू में आपको इस तरीके से प्रश्नोत्तर डालना है। यहाँ पर कॉपी पर ये नाम नहीं डालना है, प्रश्नोत्तर डालना है। ठीक, उसके बाद शुरू के 2 शब्द, जैसे यहाँ पर देखें तो अगर असम है ना, शुरू के 2 शब्द, तो शुरू के 2 शब्द लिख देंगे और लास्ट के 2 शब्द सर्वप्रथम इस तरीके से लिख देंगे, बीच में डैश कर देंगे। काले पेन से लिखना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, या फिर स्केच पेन जो हल्का चले, ज़्यादा गाढ़ा ना चले, उससे आप लिख दीजिए, वो चल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो यहाँ पर पहला लिख देंगे। ठीक, अब संदर्भ हेडिंग डाल देंगे, क्योंकि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। हमने लिख दिया। अब देखो कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। भैया स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सभी क्वेश्चंस में जहां भी संदर्भ पूछेगा वहां पर आपको बस इतना ही लिखा जाएगा। ठीक, मैंने सभी जगह पूर्ववत लिख दिया है, लेकिन एग्जाम में आपको इतना लिखना पड़ेगा। ठीक, तो ऐसे इसका संदर्भ हम लिखेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन कहता है कि भैया रेखांकित अंश की व्याख्या करो। अब देखो, यहाँ पर रेखांकित अंश यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो इसकी व्याख्या क्या होगी, चलिए इसको देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। मान लीजिए आपके एग्जाम में कहीं दूसरी जगह से दे देता है रेखांकित अंश, तो वहां पर मैंने आपको पूरे गद्यांश की व्याख्या बताया है, आप बना करके लिख देंगे। जैसे यहाँ पर देखो, लेखक की किसी भी व्यक्ति के ऊपर उसके आसपास के परिवेश का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है।
यानी लेखक कहते हैं भैया, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी लेखक जो हैं वो क्या कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर उसके आसपास के परिवेश, आब हवा का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। उसके आसपास के लोगों का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा का असर उस व्यक्ति के भी मन और मस्तिष्क पर पड़ता है। ठीक, ऐसे आपको लिखना है। अब देखिए, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण जो है भारत में निवास करने वाले अलग अलग राज्यों के लोग हैं। गाइस बस इतना ही लिखना है, क्योंकि 2 नंबर का ये होता है, 2 नंबर का संदर्भ होता है और 2 नंबर का एक क्वेश्चन और होता है। 6 नंबर का टोटल ये क्वेश्चन होता है, तो ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जितना रेखांकित अंश है बस उतने की व्याख्या लिखना है, पूरे गद्यांश की नहीं लिखना है। ये बात को अपने दिमाग में बसा लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस इतना एग्जाम में लिखना है। आप नोट्स भी बना सकते हो, ठीक, या फिर पीडीएफ चाहिए तो हमारी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर देखो तीसरा, लेखक यह कहते हैं कि भारत में कई ऐसी पहले क्वेश्चन दिखा देते हैं। देखिए क्वेश्चन दिखाना जरूरी है। क्वेश्चन क्या कहते हैं कि उपयुक्त गद्यांश में असम और जैसलमेर की वर्षा के विषय में क्या बताया गया है। ठीक, तो देखो लेखक ने क्या बताया है, यहाँ पर हम लिखेंगे कि लेखक कहते हैं कि भारत में कई ऐसी जगहें हैं जैसे असम, जहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है, और कई ऐसी जगहें हैं जैसे जैसलमेर जहाँ पर बारिश ही नहीं होती। ठीक, अर्थात भारत देश अलग अलग प्रकार की विभिन्नताओं से भरा पड़ा है। ठीक, ऐसे आपको आंसर लिखना है। एग्जामिनर का बाप भी अगर नंबर काटने की सोच दिया ना तो वीडियो को यहीं पर डिसलाइक कर दीजिए। गाइस मैं 100% कहता हूँ, कोई भी आपका एक नंबर नहीं काटेगा। ठीक, इसी तरह की वीडियो मैंने सभी चैप्टर्स की बनाया है, बहुत ही ज़्यादा आपने प्यार और सपोर्ट दिया। उन सभी चैप्टर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके सभी चैप्टर्स की नोट्स बना लो अच्छी तरीके से। बोर्ड एग्जाम में इस बार 95 प्लस करके आना है। देखो यहाँ पर दूसरा, अलग अलग धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ अलग अलग धर्मों के संप्रदायों की गिनती आसान नहीं। इन विभिन्नताओं को देखकर यदि अपरिचित आदमी घबरा कर कहे उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का एक समूह है, यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं होगी। कहने का मतलब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि अलग अलग धर्मों के धर्मावलंबी, अलग अलग धर्मों को मानने वाले, अलग अलग धर्मों के समर्थक जो हैं, जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, सभी देशों में विद्यमान हैं, हमारे भारत में भी थोड़ी बहुत संख्या में वो पाए जाते हैं। यानी कि अलग अलग धर्मों के मानने वाले हमारे भारत में निवास करते हैं। और जिस तरह हमारे भारत में बोली जाने वाली बोलियों की गिनती आसान नहीं, सेम उसी तरह यहाँ पर अलग अलग धर्म के संप्रदायों की गिनती करना भी आसान नहीं है। ठीक, यानी कि इतने ज़्यादा धर्म संप्रदाय भारत में पाए जाते हैं। अब अगर हम कहें कि कोई अपरिचित व्यक्ति है जो भारत का नहीं है, अगर इस प्रकार की विभिन्नताओं को देखेगा, वो अगर कह दे कि भैया यह एक देश नहीं अनेक देश का समूह है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा विशेषताएं, इतनी ज़्यादा विभिन्नताएं पाई जा रही हैं कि ये अनेक देशों का समूह हमें फील हो रहा है। ठीक, यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें कोई विस्मय आश्चर्य की बात नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखें भैया, इसको तो पहले वाले के सेम टू ही लिखना है, मैंने स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा था आपको। उसके बाद दूसरा देखो, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या क्या होगी, इसका नोट्स मैंने आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर देखो, सर्वप्रथम हम लिख देंगे भिन्न भिन्न। मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में आ गया है, अब आपको कॉपी पर नोट करना है, तो भिन्न भिन्न लिख देंगे और लास्ट के 2 शब्द लिख देंगे ऐसे, और बीच में डैश डैश कर देंगे। अब भैया बोर्ड एग्जाम में संदर्भ में पूर्वत मत लिखिएगा, हमने यहाँ पर आपको पहले ही समझा दिया है। संदर्भ में सेम पहले वाले के जैसे लिखना है। ठीक, संदर्भ सभी गद्यांशों का सेम रहता है। ठीक, एक चैप्टर के। अब देखो यहाँ पर दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे इस तरीके से। उसके बाद जहाँ से जहाँ तक रेखांकित अंश है, जैसे यहाँ पर आप देखो तो इन विभिन्नताओं से लेकर बात नहीं तक रेखांकित अंश है, तो टोटल हमें इसकी व्याख्या देना है, पूरे गद्यांश की नहीं। जैसे देखो, लेखक कहते हैं कि भारत में विद्यमान अलग अलग प्रकार की विभिन्नताओं जैसे बोली, धर्म, संप्रदाय आदि को देखकर, ठीक, यदि कोई अपरिचित व्यक्ति यह कह दे कि भारत एक देश नहीं बल्कि अनेक देशों का संग्रह है, या एक जाति नहीं बल्कि तमाम जातियों का संग्रह है, तो इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, अर्थात उसकी बात एकदम सत्य है। बस इतना आपको लिख देना है गाइज, कोई आपका एक नंबर भी काटने वाला नहीं है। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, उपर्युक्त गद्यांश में भारत की बोलियों एवं संप्रदायों के संबंध में क्या बताया गया है। तो देखो यहाँ पर सिंपली आंसर लिख देंगे भैया कि लेखक ने बताया है कि भारत में विद्यमान बोलियों एवं संप्रदायों की गिनती करना आसान नहीं है, अर्थात यहाँ पर असंख्यों भाषा विद्यमान हैं।
ये मुख्य विशेषता उन्होंने बताया है। ठीक गाइस, तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नोट्स बनाना पड़ता है। आपको मैं दिखा रहा हूँ, सभी गद्यांशों के लिए बहुत ही ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ती है, तो इसका फल हमें ज़रूर दीजिएगा। देखो यहाँ पर तीसरा क्या कहता है भैया, इसको देख लो। यह केवल एक काव्य की भावना नहीं है, यह केवल एक काव्य की भावना नहीं है बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है जो हजारों वर्षों से अलग अलग अस्तित्व रखते हुए अनेकानेक जलप्रपातों और प्रवाहों का संगम स्थल बनकर एक प्रकांड और प्रगाढ़ समुद्र के रूप में भारत में व्याप्त है, जिसे भारतीय संस्कृति का नाम दे सकते हैं। देखो, इन अलग अलग नदियों के उद्गम अलग अलग हो सकते हैं और रहे हैं, इनकी धाराएं भी अलग अलग बही हैं और प्रदेश के अनुसार अलग अलग प्रकार के अन्न और फल फूल पैदा करती नहीं हैं, पर सब में एक ही शुद्ध, सुंदर, स्वस्थ और शीतल जल बहता रहा है जो उद्गम और संगम में एक ही हो जाता है। यहाँ पर देखो, कहने का मतलब क्या है, अच्छे से समझिएगा। इसको हम कैसे लिखेंगे कि लेखक कहते हैं, लेखक जो है भारत के लोगों के बीच विद्यमान एकता के बारे में व्यक्त करते हुए क्या कह रहे हैं कि भैया ये जो भारत के लोगों के बीच एकता की भावना है ना, ये एक काव्यों की भावना नहीं है, ये किसी काव्यों के द्वारा हम नहीं जान रहे हैं, बल्कि ये एक ऐतिहासिक सत्य है। ये कई वर्षों के इतिहास में भी बताया गया है कि भारत में एकता रही है। यह ऐतिहासिक सत्य है जो हजारों वर्षों से अलग अलग प्रकार का अस्तित्व लेकर के हमारे सामने आ रहा है। जैसे अगर हम देखें कि कई जलप्रपातों का जल, कई नदियों का जल, ठीक, जो है मिल करके जा करके समुद्र में एक प्रगाढ़ समुद्र और प्रकांड समुद्र के रूप में भारत में व्याप्त है, तो वो क्या है भैया, एकता का ही तो भाव है कि अनेक प्रकार की नदियां भी जा करके एक भाव में पिरो जाती हैं समुद्र के अंदर। वैसे ही भारत की अलग अलग विभिन्नताएं जो हैं भारतीय संस्कृति नाम के समुद्र में एकता के भाव में बंध जाती हैं। ठीक, इतना हुआ। इन अलग अलग नदियों के उद्गम स्थल अलग अलग हो सकते हैं, यानी कि ये नदियां जो हैं अलग अलग जगहों से निकलती हैं और हैं वाकई अलग अलग जगहों से निकलती हैं, लेकिन आप जानते हैं कि ये जा करके एक ही जगह पर मिलती हैं, वो है समुद्र। ठीक, और अनेक स्थानों पर ये फल और फूल पैदा करती हैं, पर सब में एक ही सुंदर भाव है, वो है एकता का। ठीक, ऐसे ही भारत के लोगों के बीच है, धर्मों संप्रदायों के बीच है कि अलग अलग भावनाएं जो हैं उत्पन्न होती हैं, कहाँ से, कई जगहों कई स्रोतों से उत्पन्न होगी, लेकिन वो एकता के सूत्र में पिरो जाती हैं। ठीक, तो इसका ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, संदर्भ सेम टू पहले वाले के जैसा, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक, तो इसके लिए देखो, सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम इस तरीके से लिख देंगे, यह केवल से लेकर के जाता है तक, पीछे के दो शब्द तक। ठीक, संदर्भ में हम पूर्ववत लिख देंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग देखो क्या होगी, लेखक कहते हैं कि भारतीय संस्कृति रूपी सागर में उपस्थित एकता केवल काव्यों और शास्त्रों की बात नहीं है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संस्कृति रूपी सागर में उपस्थित एकता केवल काव्यों और शास्त्रों की बात नहीं है बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है जो कई वर्षों से अलग अलग रूप धारण करके अनेक प्रकार के जल स्रोतों और धाराओं का मिलन स्थल बनकर समुद्र रूप में भारत में व्याप्त है। ठीक, अब यहाँ पर देखो, अर्थात लेखक भारतीय संस्कृति को समुद्र और नदियों और जल धाराओं को भारत की अलग अलग विभिन्नताएं मानते हैं, कि नदियां जो हैं वो भारत की अलग अलग विभिन्नताएं हैं जो जा करके समुद्र रूपी भारतीय संस्कृति रूपी सागर में मिल जाती हैं। ठीक, अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, प्रयुक्त गद्यांश के आधार पर भारतीय संस्कृति की एक विशेषता बताइए। तो यहाँ पर देखो विशेषता क्या है कि भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषता एकता का भाव है जो अत्यंत प्रगाढ़ और प्रकांड रूप में भारत में विद्यमान है। ठीक, इसका आंसर आपको ऐसे देना है। चलिए गाइस देखते हैं चौथा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर देखो, आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा अभिलाषा और प्रयत्न यह है, ठीक, हमारी इच्छा अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इनको वह अमर तत्व देता रहे जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ आज भी हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुआ है और रखेगा। अब देखो, कायम रखे हुआ है और रखेगा, ये सब चीज़ें क्या हैं। यहाँ पर देखो, हम किसकी तलाश में हैं, शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में। आज हम इसी
शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश किसके साथ, यानी कि शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत किसको यहाँ पर माना जा रहा है। तो यहाँ पर शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत जो माना जा रहा है वो भारतीय संस्कृति को माना जा रहा है। यानी कि हमारी भारतीय संस्कृति जो है शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत के जैसे है, जिसकी खोज हम आज भी कर रहे हैं। ठीक, और हमारी इच्छा, अभिलाषा, कामना और हमारा प्रयास यह है कि वह इन सभी अलग अलग नदियों में बहती हुई अभी भी उसी तरह बहता रहे। यानी जो हमारी भारतीय संस्कृति का भाव है, एकता का भाव जो है भारतीय संस्कृति में, एकता का जो भाव है वो नदियों के ऊपर नदियों के समान प्रवाहित हो रहा है, होता रहे और इनको वह अमर तत्व देता रहे जो जमाने के हजारों थपेड़ों को, जमाने के हजारों कष्टों को बर्दाश्त करता हुआ आज भी हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुआ है और रखेगा। देखो यहाँ पर जो नदियों का जल है उसकी बात की जा रही है कि जो नदियों का जल है वो कहाँ मिलता है, जाके समुद्र में एक जगह मिलता है, भारतीय संस्कृति रूपी समुद्र में। और जल जो है एकता के भाव को दर्शाता है कि जा करके एक रूप में वो एकत्रित हो जाता है एक जगह पर। तो वैसे ही हम उसी एकता के भाव की तलाश में हैं, अमृत रूपी स्वस्थ शुद्ध शीतल अमृत रूपी एकता की तलाश में हैं जो, और हमारी इच्छा और प्रयास हमारा ये है कि इन सभी अलग अलग नदियों में एकता का जो भाव हमें प्रदर्शित होता हुआ दिखाई दे रहा है वो इसी तरीके से हमें अमर तत्व देता रहे, क्योंकि वो जो है जमाने के हजारों कष्टों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे सामने एकता का भाव प्रदर्शित करता है। ठीक, जो नदियों का जल है। तो यहाँ पर देखो अब क्या कह रहा है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। देखो अभी आपको मैं लिखा हुआ दिखाऊंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ सेम टू रहेगा। ठीक, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या देखो, पूरा गद्यांश रेखांकित अंश है तो इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे, देखो एकदम इजी तरीके से, यहाँ पर अच्छे से एकदम इजी लैंग्वेज में पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही एग्जाम में लिखिएगा, कोई भी आपका एक नंबर काटने वाला नहीं है। जैसे देखो, भारतीय संस्कृति रूपी विशाल सागर में आकर गिरने वाली इन नदियों में, भारतीय संस्कृति रूपी विशाल सागर में आकर गिरने वाली इन नदियों में एक ही भाव से शुद्ध स्वच्छ शीतल तथा स्वादिष्ट जल अमृत के समान प्रवाहित होता है। देखो, लेखक की इच्छा है कि अलग अलग विचारधाराओं के रूप में प्रवाहित इन नदियों में अमृत तत्व सदैव बना रहे, जिससे सभी लोगों में प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना का संचार हो। ठीक, इतना आपको लिख देना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखो अभी आगे और व्याख्या लिखी हुई है नेक्स्ट पेज में। यहाँ पर देखो, यद्यपि इस देश ने तरह तरह के संकट झेले हैं, यानी कि अनेक थपेड़े झेले हैं, तरह तरह के संकट झेले हैं, तब भी भारतीय संस्कृति में विद्यमान विभिन्नता में एकता एक ऐसा तत्व है जो आज तक मिटाया नहीं जा सका, यानी अमिट तत्व है हमारी भारत की संस्कृति में एकता। ठीक, अब देखो चलिए आज की इस वीडियो में हम एक और बताएंगे, टोटल 5 करवाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ठीक, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर अपलोड करने में दिक्कत होती है ज़्यादा बड़े वीडियो को। तो यहाँ पर देखो तीसरा क्वेश्चन, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार हमारी इच्छा और प्रयास क्या है, या फिर हमारे अस्तित्व को कौन कायम रखे हुआ है। तो दो में से किसी एक का आंसर देना है। तो यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, हमारे अस्तित्व को जल कायम रखे हुआ है। ठीक, इसका आंसर ये हो जाएगा कि नदियों में बहने वाला जल जो है अगर वो खत्म हो जाए तो हमारे अस्तित्व को, मतलब हमारा अस्तित्व नहीं रह सकता जल के बिना। ठीक है, यहाँ पर देखो तीसरा, यहाँ पर अंतिम, आज की इस वीडियो का अंतिम है, उसके बाद बचे हुओं को हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे आप सभी के कमेंट को देखकर। ठीक, यहाँ पर देखो, यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है और कभी कभी मूर्त होकर हमारे सामने आता रहा है। ठीक, यह हमारा सौभाग्य है कि हमने ऐसे ही एक मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है, जिसने अमृत की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मृतपाय शरीर में नए प्राण फूंके और मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिया। वह अमरत्व सत्य और अहिंसा का है जो केवल इसी देश के लिए नहीं बल्कि आज मानव मात्र के लिए जीवन अत्यंत आवश्यक हो गया है। ठीक, अब यहाँ पर देखो इसकी संपूर्ण व्याख्या, गद्यांश का संदर्भ तो सेम टू हो जाएगा। ठीक, इसकी व्याख्या मैं आपको बता देता हूँ। देखो
यहाँ पर यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है। इसका मतलब क्या है कि जो भारतीय संस्कृति में एकता के भाव की चर्चा यहाँ पर हो रही है कि भारतीय संस्कृति में जो एकता का भाव है वह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है। एकता का भाव जो है हमारे भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखो, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और उसके आध्यात्मिक स्रोत हैं, कई स्रोत हैं हमारे भारत में, ठीक, जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे पूरे देश में बहता रहा है। एकता का जो भाव जो है वो अनेक स्रोतों से निकल करके भारत के लोगों के बीच प्रवाहित होता रहा है और कभी कभी मूर्त रूप होकर, यानी किसी कभी कभी स्टैचू के रूप में, मूर्ति के रूप में हमारे सामने आता रहा है। जैसे गांधी जी थे ना, एक गांधी जी कितना मतलब एकता के भाव को बनाए रखते थे, एकता के भाव को बनाए रखते थे और उन्हीं की तुलना यहाँ पर की जा रही है कि हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही एक मूर्त रूप को, अर्थात गांधी जी को, कोष्ठक में लिख देंगे महात्मा गांधी जी को, ठीक, अपने बीच चलते फिरते और हंसते रोते हुए भी देखा है, जिन्होंने हमें अमृत की याद दिलाई, ठीक, अमृत की याद दिलाकर हमारी सूखी हुई हड्डियों में नई मज्जा डाल दिया। नई मज्जा का मतलब हमारी हड्डियों के अंदर एक प्रकार का जो पदार्थ भरा हुआ होता है, ठीक, तो सूखी हुई हड्डियों में उन्होंने नई मज्जा डाल दिया, कोष्ठक में लिख देंगे हड्डियों के अंदर का पदार्थ, ठीक। हमारे मृतपाय शरीर में नए प्राण फूंके, यानी हमारा निर्जीव शरीर हो चुका था परतंत्रता की वजह से, परतंत्रता की वजह से हमारे निर्जीव शरीर में महात्मा गांधी जी ने एक प्रकार का नया प्राण डाल दिया और मुरझाए हुए दिलों को उन्होंने फिर से खिला दिया। यानी कि जो लोग निर्जीव हो चुके थे और एकदम डर के मारे भयभीत हो चुके थे, उन्होंने उनको फिर से जीवन दान दे दिया स्वतंत्रता नामक चीज को दे करके, ठीक, परतंत्रता को उन्होंने दूर किया और भारत में स्वतंत्रता को ला करके उन्होंने निर्जीव दिलों को फिर से उन्होंने खिला दिया, ठीक। वह अमृत सत्य और अहिंसा का है जो उन्होंने हमें दिया और भारतीय लोगों को दिया, जिससे आज हमारा देश जो है आज़ाद हुआ है, जो केवल इसी देश के लिए नहीं, आज मानव मात्र के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है, ठीक। तो संदर्भ तो पूर्ववत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट ये वाला पैराग्राफ है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। संदर्भ में भैया पूर्ववत, ठीक। उसके बाद देखो रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे लिखेंगे। यहाँ पर देखो, लेखक कहते हैं, अब क्या कहते हैं लेखक, कि हमारी संस्कृति में निहित अमृत का स्रोत नैतिक और आध्यात्मिक है, ठीक। अमृत का स्रोत जो है हमारी संस्कृति में पाया जाता है, जो अत्यंत नैतिक और आध्यात्मिक है, जो आदिकाल से ही प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता चला आ रहा है, ठीक। हमने इसे एक मूर्ति के रूप में महात्मा गांधी अपने बीच चलते फिरते और हंसते रोते हुए भी देखा है, ठीक, जिसने हमारी परतंत्रता को स्वतंत्रता में बदलकर हमारी हड्डियों में नई मज्जा भर दिया, ठीक, हड्डियों में नई मज्जा भर दिया तथा निराश एवं मुरझाए हुए लोगों को फिर से नवजीवन दे दिया, ठीक। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर इसकी PDF नोट्स आपको हमारी वेबसाइट ratishlecturer.blogspot.com में मिलेगी, ठीक। यहाँ पर देखो आगे क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन, लेखक ने गद्यांश में क्या संदेश देना चाहे, तो इसका देखो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। देखो, उपर्युक्त गद्यांश में लेखक ने अमर तत्व को भारतीय संस्कृति कहा है, ठीक। अमर तत्व जो है उसको लेखक ने क्या कहा है, भारतीय संस्कृति कहा है, ठीक। तो इस तरीके से आज जो है ये हमारा चैप्टर आधा हो चुका है और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरा दिखा देंगे, ठीक, पूरा, यानी कि इस चैप्टर को फिनिश कर देने वाले हैं। तो इंतज़ार करें नेक्स्ट वीडियो का, और यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोजाना की ऐसी ही नई नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।